हेलो गाइस, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं हिमांशु। गाइस, आज का हमारा जो सेशन है वह अंतर्राज्यीय जल विवाद और महादेई प्रोजेक्ट से संबंधित है। तो आज की हमारी न्यूज़ में हम इस पूरे टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और समझते हैं सबसे पहले कि न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ में बताया गया है कि महादेई प्रोजेक्ट से रिलेटेड है और सुप्रीम कोर्ट आस्क फॉर इंस्पेक्शन ऑफ वर्क साइट बाई पैनल, यानी सुप्रीम कोर्ट ने महादेई प्रोजेक्ट से संबंधित जो एक विवाद चल रहा है उसके बारे में एक समिति का गठन किया है जो उससे संबंधित सभी पहलुओं की जांच करेगी। तो आज के इस डिस्कशन में हम सबसे पहले महादेई प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, इससे जुड़ा विवाद क्या है उसको जानेंगे और आगे बढ़ते हुए अंतर्राज्यीय जल विवाद और उससे संबंधित जो भी पहलू जुड़ते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आगे बढ़कर आज के पॉइंट ऑफ डिस्कशन देख लेते हैं, यानी चर्चा के बिंदु क्या है। तो न्यूज़ में क्या है, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है किस तरीके से है उसको देखेंगे, महादेई परियोजना और इस विवाद को समझेंगे, अंतर्राज्यीय जल विवादों से जुड़े संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से इनका प्रावधान संविधान में है या कौन से कानून के अंतर्गत इन्हें संचालित किया जाता है। बात करेंगे अन्य प्रमुख नदी जल विवादों की कि और कौन कौन से नदियों से संबंधित किन राज्यों के बीच में विवाद के मुद्दे हैं। नदी जोड़ो परियोजना के बारे में भी हम एक शॉर्ट में लेकर के चलेंगे, इससे जुड़ी चुनौतियां, वे फॉरवर्ड और एक सवाल मेंस के स्तर पर हम यहाँ पर डील करेंगे। गाइस, सबसे पहले बढ़ते हैं और समझते हैं कि न्यूज़ में क्या है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो कहा है, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक की एक यहाँ पर याचिका डाली गई थी, स्पेशल लीव पिटीशन। इसके अलावा गोवा राज्य ने भी कर्नाटक राज्य के विरोध में एक अवमानना याचिका दायर की थी। गोवा का कहना था कि कर्नाटक राज्य ने इस प्रोजेक्ट में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था और सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो न्यायाधिकरण का निर्णय था यानी ट्रिब्यूनल का निर्णय था, उसके निर्णय के विरोध में जाकर के काम किया है, यानी उसके फैसले की अवमानना की है। तो इसके बारे में भी अभी हम देखेंगे। इसमें उन्होंने सुनवाई की है और इसकी वजह से ही उन्होंने उस पैनल का गठन किया है जो मामले में आगे जाकर के देखेगा और निरीक्षण करेगा। तो ये बात हो गई गोवा का। कर्नाटक पर महादाई नदी बेसिन पर अन्य क्षेत्रों में पानी डाइवर्ट करने का आरोप गोवा ने कर्नाटक राज्य पर लगाया है कि इन्होंने एक परियोजना चल रही थी, कालसा बंडोरी नाला परियोजना, उसके अंतर्गत जो वाटर फ्लो होना था उसको बीच से ही डाइवर्ट करने का प्रयास किया है और अतिरिक्त जल को वहां से निकाला है। ठीक है गाइस, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए संयुक्त निरीक्षण समिति का गठन किया है जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा, तीन राज्यों के बीच के विवाद का मुद्दा है। तो इन तीनों से ही कुछ विशेषज्ञों को इसमें शामिल किया जाएगा समिति में। तो गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि महादाई परियोजना और इससे जुड़ा विवाद क्या है। तो इसके बैकग्राउंड में जाकर के अगर हम समझें तो 1989 में कर्नाटक राज्य ने कलसा और बंडूरी परियोजना की शुरुआत की थी। इस परियोजना के जरिए क्या था, इस परियोजना के जरिए इसका उद्देश्य पानी को मालप्रभा नदी तक पहुंचाना था, यानी कलसा और बंडूरी नदियों के पानी को जोड़ना था मालप्रभा नदी से। और कलसा और बंडूरी नदियां महादाई नदी की दो सहायक नदियों के रूप में जानी जाती हैं। इस योजना से गोवा राज्य को आपत्ति थी। गोवा ने इसके संबंध में कई तरह की शिकायतें की और उन्होंने कहा कि इस परियोजना के जरिए गोवा राज्य में जो महादाई नदी है उसके पानी के प्रवाह में कमी आ सकती है। तो कर्नाटक राज्य ने आगे बढ़कर 22 अगस्त सन 2000 को इस परियोजना को मंजूरी भी दे दी। मंजूरी के बाद आगे ये प्रोजेक्ट बढ़ा और गोवा राज्य ने इसके लेकर के शिकायत आगे दर्ज कराई। तो अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। अब बात करें कलसा और बंडूरी के बीच क्या क्या किया गया। इसमें निर्माण कार्य शामिल थे। एक तरीके से दो नदियों को एक तीसरी नदी के जरिए जोड़ा जाना था ताकि उसमें पानी की सप्लाई बढ़ाई जा सके। ये थी महादाई नदी की दो सहायक नदियां हैं, कलसा और बंडूरी, और इन्हें मालप्रभा नदी तक पहुंचाना था, कलसा और बंडूरी नदियों के जल को। तो अगर हम इसे मैप में समझें तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से इसे समझ पाएंगे इस पूरे प्रोजेक्ट को। तो अभी हम आगे समझते हैं। कलसा बंडूरी जो नाला प्रोजेक्ट है उसे कर्नाटक सरकार ने मुख्यतः 3 जिलों बेलगावी, धारवाड़ और गडग में पेयजल की जो आपूर्ति है, पीने योग्य पानी की आपूर्ति को सुधारने के लिए इस परियोजना को शुरू किया था। लेकिन इसका जो चैलेंज था वो ये था कि वन क्षेत्र और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े जो मुद्दे हैं वे सामने आए। गोवा ने भी यही कहा कि इस परियोजना के जरिए एक बहुत बड़ा वन क्षेत्र इससे प्रभावित होगा और वन्य जीव और वहां पर रहने वाले पशु पक्षी इससे काफी बड़ी मात्रा में प्रभावित हो सकते हैं। मैप में अगर हम देखें तो ये हम देख सकते हैं कि ये महादाई नदी है जो गोवा और
कर्नाटक राज्य में बहती है। कर्नाटक से इसका उद्गम होता है और गोवा तक आगे जाती है। इसका पूरा नदी बेसिन 3 राज्यों तक जुड़ता है, जो हम नदी बेसिन में, जिसमें अन्य उसकी सहायक नदी और बहुत सारी नदियां शामिल होती हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप पीछे भी देख सकते हैं इस नदी को, ये नदी है मालप्रभा नदी जो कर्नाटक में है, और ये है कालसा और बंडूरी। तो यहाँ से इनको कैनाल के जरिए यहाँ पे दोनों को लिंक किया जाएगा ताकि इसके एक्स्ट्रा पानी को मालप्रभा नदी तक पहुँचाया जा सके। गोवा का कहना है कि ऐसा करने से इस नदी में, महादेई नदी में, जिसे गोवा में मंडोवी के नाम से जाना जाता है, इस नदी में पानी का प्रवाह गोवा के लिए कम हो जाएगा। तो ये यहाँ पर बात थी। और बात करें कालसा नाले की, तो इसकी लंबाई लगभग 4.8 किलोमीटर है होने वाली है, और ये वाला 5.8 किलोमीटर का होगा बंडूरी वाला परियोजना। अब हम बात करते हैं महादेई परियोजना से जुड़े विवाद के बारे में। तो हमने बात की थी कि 2000 में कर्नाटक ने सन 2000 में इस परियोजना को शुरुआत की, मंजूरी दे दी। तो फिर जुलाई 2002 में के आगे की कहानी है कि गोवा राज्य ने मंडोवी नदी से संबंधित विवाद के लिए इसका जो न्याय निर्णयन किया जाए, कैसे इसका फैसला किया जाए, तो एक ट्रिब्यूनल के गठन का केंद्र सरकार से अनुरोध किया। जब केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया तो उन्होंने तुरंत इसके बाद तीनों राज्यों के हाई लेवल के अधिकारियों को या राजनेताओं को, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल थे, उनको बुलाया और उनसे बातचीत की कि शायद बातचीत के जरिए ही इस मुद्दे का समाधान निकाला जा सके। लेकिन जब केंद्र को इस बारे में महसूस हुआ कि इस मुद्दे का समाधान केवल बातचीत से नहीं निकाला जा सकता, तो उन्होंने एक ट्रिब्यूनल का गठन कर दिया जिसने इस पूरे मामले को आगे देखा। अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। गोवा ने अनुरोध किस आधार पर किया था? गोवा ने अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 जो कि संशोधित है, उसकी धारा 3 के तहत केंद्र सरकार से यह अनुरोध किया था। अनुरोध में उन्होंने 3 बातें की थी। पहला तो कि जो नदी बेसिन है उसमें उपलब्ध उपयोगी जल संसाधनों का मूल्यांकन किया जाए कि कितना जल संसाधन वहां पर मौजूद है, किस तरीके से उनका उपयोग किया जाएगा। अगला, बेसिन के भीतर पानी के उपयोग की प्राथमिकताओं के आधार पर 3 बेसिन राज्यों, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा शामिल है, उनको पानी का आवंटन निर्धारित किया जाए कि किसकी कितनी प्राथमिकता होने वाली है, किसको पानी की कितनी जरूरत होने वाली है, साथ ही कौन कौन सी परियोजनाएं कहां पर प्राथमिकताओं में शामिल की गई हैं। तो ट्रिब्यूनल के निर्णय को लागू करने के लिए एक मशीनरी के निर्माण की भी बात की कि किस तरीके से इस ट्रिब्यूनल के फैसले को लागू किया जाएगा। अब ट्रिब्यूनल ने क्या निर्णय दिया ये भी देखते हैं। तो ट्रिब्यूनल सबसे पहले 2-3 बातें यहाँ पर कही। उन्होंने सबसे पहले तो कर्नाटक राज्य को महादाई परियोजना के तहत 13.02 यहाँ पर TMCFT यानी 1000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी का उपयोग करने की अनुमति दे दी। दूसरा, उन्होंने राज्य को पीने के प्रयोजनों के लिए महादेई नदी के पानी से 5.5 TMCFT के उपयोग की अनुमति दी। लेकिन यहाँ पर जो समस्या थी वो ये थी कि कर्नाटक की यहाँ पर मांग 36.55 TMCFT की थी, लेकिन उन्होंने यहाँ पर 13 और 8 के हिसाब से अनुमति दी, जबकि उनकी पीने के पानी की डिमांड यहाँ पर 7.56 1000 मिलियन क्यूबिक फीट थी, लेकिन उनको इसके तहत जो दिया गया वह कम था। तो उन्होंने ट्रिब्यूनल से मांग की कि उन्हें और भी पानी उपलब्ध कराया जाए। हालांकि अभी ये पूरे मामले आगे लंबित हैं। तो अब हम बात करते हैं महादेई नदी की, जिसके संबंध में यहाँ पर इतनी सारे विवाद हमें देखने को मिले हैं। तो ये महादेई नदी है, इसे महादई या महादेई नदी भी कहा जाता है। आगे चलकर यह कर्नाटक से शुरू होती है, जब गोवा में प्रवेश करती है तो गोवा में इसे कई स्थानों पर मंडोवी नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह अगर हम नक्शे में देखें तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो अरब सागर में गिरती है। अभी हम मैप में इसे एक बार लोकेट कर लेंगे। इसकी उत्पत्ति कर्नाटक के बेलगावी जिले में मौजूद भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, जो कि पश्चिम घाट का एक हिस्सा भी है और सह्याद्री पहाड़ियों का भी एक भाग है, उनसे मानी जाती है। यह एक वर्षा आधारित नदी है, यानी इसमें साल भर पानी मौजूद नहीं रहता, यानी वर्षा के मौसम में इसमें पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता हो पाती है। तो बताया गोवा में मंडोवी कहते हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो खंडेपर, बलवंती, बिचोलिम, असोनोरा, सिनकेरिम और मापुसा। प्रीलिम्स का एक सवाल बन सकता है इससे, तो इसको नोट कर लीजिएगा कि इस नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं या नहीं है, मिलान करने के लिए भी दे सकता है। तो ऐसे पॉइंट्स को आप बेहतर तरीके से समझिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब बात करते हैं विवादों से जुड़े संवैधानिक और
कानूनी प्रावधानों की कि किस तरीके से इन विवादों को एड्रेस किया जाता है अगर कोई भी विवाद बनता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय जल विवादों के निपटान से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 262(2) के अनुसार संसद इसके संबंध में विधि बना सकती है और विधि के मुताबिक एक ट्रिब्यूनल का गठन कर सकती है। ट्रिब्यूनल का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के समान ही मान्यता प्राप्त होता है और इसके अंतर्गत जब ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा तो फिर अन्य किसी न्यायालय में ऐसे किसी वाद की समीक्षा या उसका वाद की सुनवाई नहीं की जाएगी। तो ये एक प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 262 संविधान के भाग 11 का हिस्सा है जो केंद्र और राज्य संबंधों से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 262 भाग 11 का भाग है, इसको भी ध्यान रखिए आप। 262 के अंतर्गत ही अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 का गठन किया गया है। इसके तहत संसद को अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के निपटारों के लिए एक ट्रिब्यूनल को बनाने की भी शक्ति दी गई है, जैसा भी हमने जिक्र किया। यह सरकारीय आयोग की रिपोर्ट के आधार पर इस अधिनियम में संशोधन किया गया था और बहुत सारे यहाँ पर संशोधन सामने लाए गए थे। जैसे कि एक इस अधिनियम से संबंधित एक चुनौती ये थी कि जब ट्रिब्यूनल्स का गठन किया जाता था तो उसमें मामले काफ़ी समय बाद तक ट्रिब्यूनल्स का गठन हो पाता था। तो इस मुद्दे को एड्रेस करने के लिए सरकारी आयोग ने सिफारिश की और इसके आधार पर ही इन जो भी विवाद होते हैं उनको निपटाने के लिए अब अधिनियम के जरिए ट्रिब्यूनल्स का गठन शीघ्रता से किया जाता है। तो ये कुछ कानूनी और संवैधानिक प्रावधान हैं। अब बात करें अन्य प्रमुख नदी जल विवादों की, तो ये एक चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कुछ के बारे में मैं यहाँ पर मेजर के बारे में बता देता हूँ। जैसे रावी और ब्यास नदी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से संबंधित है इनका विवाद। नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान 4 राज्यों पर मेन फोकस है। कृष्णा नदी का विवाद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना से संबंधित है। इसी तरह कावेरी नदी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी से संबंधित है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और ओडिशा से संबंधित है। महानदी की बात करें तो महानदी छत्तीसगढ़ और ओडिशा से संबंधित इसका विवाद है। आए दिन ऐसे विवाद खबरों में बने ही रहते हैं, कुछ मुख्य को हमने यहाँ शामिल किया है। महादाई नदी की हम बात कर ही रहे हैं और पेरियार नदी तमिलनाडु और केरल के बीच में इन दोनों का विवाद है इनके जल की उपलब्धता को लेकर। अब बीच में पॉइंट आता है राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना का, कि वैसे ही नदियों के जल को लेकर के इतने विवाद हैं, ऐसे में एक नदियों को जोड़ने की परियोजना भी चलाई जा रही है। तो इसका क्या है, तो देखिए नेशनल रिवर लिंक प्रोजेक्ट को औपचारिक रूप से नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के रूप में भी जाना जाता है। यह परियोजना भारत के अंदर अधिशेष जल की उपलब्धता वाली नदियों से निम्न जल की उपलब्धता वाली नदियों को जोड़ने की एक परिकल्पना करती है। यानी इस परियोजना के तहत यह कल्पना की गई है कि ऐसी नदियां जो साल भर पानी उनमें मौजूद रहता है और उनकी औद्योगिक और पेयजल आपूर्ति जैसी ज़रूरतों के पूरा होने के बाद भी जो अधिशेष जल बचता है उसका उपयोग ऐसी नदियों में से जोड़ करके किया जाए जहां पर पानी की बहुत कमी है और ऐसे क्षेत्रों तक नदियों नहरों के जरिए, छोटी नदियों के जरिए पानी पहुंचाया जाए। तो ये एक बहुत बड़े स्तर की परियोजना है राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना। इस परियोजना की परिकल्पना के तहत कुछ मेन पॉइंट हैं, जैसे कि इसके तहत केन बेतवा नदी को जोड़ने की बात की जा रही है, दमनगंगा पिंजाल नदी, पार तापी नर्मदा नदी, मानस संकोच तीस्ता गंगा, यहाँ पर एक है महानदी और गोदावरी कावेरी। ये पूरा एक अभी प्लान किया जा रहा है कि कैसे इनको जोड़ा जाए। इसके लिए जो मुख्य एजेंसी है वो है नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसको इन परियोजनाओं को के विषय में शोध करने का काम दिया गया है। तो ये देखेगी कि कैसे इन परियोजनाओं को जोड़ा जा सकता है, क्या पर्यावरणीय चिंताएं हो सकती हैं, इन सारे मुद्दों को एड्रेस करेगी। मुद्दे क्या हो सकते हैं, पहला तो ये प्रस्ताव अपने आप में बहुत महंगा प्रस्ताव है, इसके लिए बहुत बड़ा बजट खर्च किया जा सकता है, तो जरूरत तो पड़ेगी इस खर्च की। इसके अलावा जब 2 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र इससे प्रभावित होगा, जिसमें वन, आर्द्र भूमि, स्थानीय जल निकायों के विनाश की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा जो वहाँ पर लोकल एरिया में रहने वाले लोग हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनका विस्थापन हो सकता है। तो इस तरह के मुद्दे बहुत चुनौती भरे हैं सरकार के लिए। इसके अलावा एक और जो मुद्दा है वो है समुद्र जल में जो मीठे जल की उपलब्धता है। जब नदियाँ जाकर समुद्रों में मिलती हैं
तो समुद्र के पानी की लवणता अपने आप में संतुलित बनी रहती है। ऐसे में अगर हम बीच से ही नदियों के प्रवाह को मोड़ देंगे और आपस में जोड़ देंगे तो जो नदियों के द्वारा समुद्र में गिरने वाला जल है उसकी मात्रा में कमी आ सकती है। तो ये भी एक पर्यावरण के लिहाज से एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। गाइस, अब हम बात करें इस परियोजना से जुड़ी जो चुनौतियां हैं वे क्या हैं, क्या हो सकती हैं। तो पहला तो ये कि जल का प्रबंधन ना हो पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है जो राज्यों के बीच में इस तरीके के विवादों को जन्म देती है। अगर राज्यों के बीच में जो इस तरह के विवाद पिछले 10, 20, 50 सालों से लगभग बने हुए हैं, हम देख ही रहे हैं काफ़ी समय से ऐसा कोई ना कोई विवाद सामने आता रहता है। अगर इतने सालों के बीच में सरकारों के माध्यम से या अन्य हितधारकों के माध्यम से वर्षा का जल संचित करने का एक प्रयास किया गया होता तो शायद अब तक राज्य में भूमि जल की उपलब्धता बढ़ जाती और छोटे छोटे तालाबों और नहरों के जरिए जो पेयजल आपूर्ति है उसको भी सुधारा जाता। तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि जल का प्रबंधन, वर्षा जल से संबंधित या अन्य भूमि जल का प्रबंधन देखने को नहीं मिलता। दूसरा, जल विवाद संबंधी मुद्दों का एक बड़े स्तर पर राजनीतिकरण हमें देखने को मिलता है। जैसे ही कोई विवाद होता है उसको तुरंत एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना करके लोगों की भावनाओं के साथ जोड़ दिया जाता है। सारे विवाद लगातार टीवी डिबेट्स का हिस्सा बने रहते हैं। तो ऐसे में जो मूल मुद्दा है वो कहीं पीछे छूटता हुआ दिखाई देता है। अगला, राज्यों के बीच में विश्वास की कमी। अगर एक राज्य में कोई परियोजना शुरू हुई तो अगले को ये संदेह बना रहता है कि बीच से ही कोई तोड़फोड़ करके पानी को अधिक मात्रा में संचित कर लिया जाएगा या उस तक आने वाले पानी को रोक दिया जाएगा, जैसा कि अभी हमें इस परियोजना में भी आरोप या प्रत्यारोप में दिख रहा है। इसके अलावा पर्यावरण और वनों के विनाश की चिंता तो बनी ही है कि कैसे अगर नदियों से संबंधित जो भी मामला है, नदियां अपने आप में देश के लिए या पूरे विश्व के लिए जीवन रेखा का काम तो करती ही हैं। ऐसे में अगर पर्यावरण को क्षति पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है वनों का कटाव नदी के प्रवाह को भी प्रभावित करेगा। ये एक बड़ी चुनौती। इसके अलावा अवैध खनन जैसी घटनाएं, ये सारी चीज़ें चिंताओं का मुद्दा बनी हुई है। अगर अवैध खनन होगा तो नदियों के अंदर से बालू की जो निकासी होगी उससे नदियां अपने आप में सूखती जाएंगी। तो ये पर्यावरण से संबंधित कुछ चैलेंजेस हैं पानी के उपलब्धता को लेकर के। क्या किया जा सकता है? सबसे पहला तो यही कि राज्यों के द्वारा जो हमने बात की, सबसे पहला पॉइंट कि जो वर्षा का जल जो आ रहा है उसका संरक्षण करने का प्रयास किया जाए। छोटे तालाब खुदवाए जाए, उनको भूमि के अंदर जो है एक वनारोपण के माध्यम से या अन्य इस तरीके की तकनीकों का इस्तेमाल करके उनको भूमि के अंदर संचित करने का प्रयास किया जाए। अगला, इस तरीके के किसी भी मुद्दे में जब राज्यों के बीच में ऐसा कोई विवाद आता है तो एक विश्वास बहाली की प्रक्रिया के जरिए भी इन्हें सुलझाने का प्रयास किया जा सकता है। हालांकि केंद्र सरकार ऐसे प्रयास करती है, लेकिन अक्सर हमें राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव भी देखने को मिलता है, जो कि एक बड़ा मुद्दा है। पर्यावरण संरक्षण के प्रयास किए जाएं, यानी कि वनारोपण किया जाए, बड़े मात्रा में वन लगाए जाएं। हमने अभी देखा भी कि कावेरी कॉलिंग जैसे कुछ प्रयोग इस दिशा में किए भी जा रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में पेड़ों को लगाया गया। तो ऐसे प्रोजेक्ट अपने आप में जो है इस तरीके की समस्याओं के लिए लाभकारी हो सकते हैं। अवैध खनन पर रोक लगाना भी एक बड़ा चैलेंज है, जिसको यहाँ पर शॉर्ट आउट किया जाना चाहिए। इसी तरह इस तरह के विवादों के राजनीतिकरण से बचने का प्रयास करना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं जो आप उत्तर लेखन के समय इस्तेमाल कीजिए। तो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आज का प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा सवाल है, महादेई परियोजना से जुड़ा विवाद क्या है? भारत के परिप्रेक्ष्य में बताइए कि अंतर्राज्यीय जल विवादों के समाधान के लिए क्या कानूनी प्रयास किए गए हैं। तो इस प्रश्न को आप मेंस में शामिल कीजिए और इसका उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। इसमें कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए जा सकते हैं, जैसे महादेई परियोजना से जुड़ा जो विवाद है वो क्या है। आप बताइए कि किस तरीके से किन राज्यों के बीच में विवाद है, किस मुद्दे को लेकर के विवाद है, उसको 2-3 लाइनों में एक्सप्लेन कीजिए। आगे भारत के परिप्रेक्ष्य में बताइए कि अंतर्राज्यीय जल विवादों के समाधान के लिए किस तरह के कानूनी या संवैधानिक प्रावधान है। तो संविधान के अनुच्छेदों का उल्लेख करते हुए एक प्रक्रिया, जो एक मॉडल भारत में अपनाया गया है, 2 राज्यों या कई राज्यों के बीच जल विवाद को निपटारे का, उससे संबंधित जो कानून है उसका जिक्र कीजिए और एक समाधान का 2-3 पॉइंट्स में उसको सम अप कीजिए। तो एक अच्छा उत्तर आप इस टॉपिक के जरिए लिख सकते हैं और टॉपिक को बार बार रिवाइज कीजिए जो भी यहाँ पर समझाए जाते हैं। ठीक है गाइस, तो ये था आज का हमारा डिस्कशन इस टॉपिक को लेकर के। आपसे जल्द ही मिलेंगे अगले टॉपिक में कुछ नई खबर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। शुक्रिया।